Assalamu alaikum everyone, welcome back ji. So today we will talk about the chapter 4 and before to start this chapter and the discussion I just want to remind and I just want to brush up your the previous concept. हमको याद होगा जब हम लोगों ने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उससे पहले वी हैव स्टार्टेड एंड वी वर डिस्कसिंग कि कोई भी चीज़ है सिस्टम में इफ़ यू वी वांट टू एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस इंस्ट्रक्शन का पहले मेन मेमोरी के अंदर आना ज़रूरी होता है थ्रू द कंप्यूटर बसेज थ्रू द कंप्यूटर बसेज वो चाहे यूएसबी के थ्रू आ रहा है हार्ड ड्राइव के थ्रू आ रहा है किसी भी मीन से डाटा आ रहा है थ्रू कंप्यूटर बसेज वो डाटा पहले लोड होता है हमारा रैम के अंदर जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं फिर मेन मेमोरी से वो डाटा जा रहा तो हमारा प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है दोबारा मेन मेमोरी को देता है देन हम लोगों ने एक चीज़ और भी ब्रशअप की थी कि मेन मेमोरी से जब डाटा हमारे पास वापस जाता है तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें रिजल्ट मिल जाता है और वो फाइल जो है कंसर्न फाइल अपने पेरेंट फोल्डर में दोबारा रख दी जाती है बट इन केस इफ सिस्टम यूजिंग अ फाइल और इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन तो वो इंस्ट्रक्शंस को बजाय इसके कि कहीं और रैम में रखे या मेमोरी में या किसी और जगह पे रखे और बाद में उसको सर्च करने में उसको टाइम ना लगे इसलिए वो उसको कैशे में रख लेता था ये चीज़ें सिर्फ ब्रशअप इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आज हम लोगों ने अगेन वो तो दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन बट कोर्स परस्पेक्टिव से आज हम उसको क्लियरली उसको डिस्कस करेंगे सो टुडे वी आवर चैप्टर 4 इज रिगार्डिंग द सिस्टम यूनिट कंपोनेंट इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वी हैव द एजेंडा हम ऑब्जेक्टिव जो ओवरव्यू है हम क्या क्या डिस्कस करेंगे you can review in this slide we will talk about the system unit desktop computers notebook वगैरह then we will talk about the different chips adapters cards वगैरह क्या होते हैं components and motherboard के डिस्कस करेंगे describe the control unit प्रोसेसर जिसको हम CPU बोलते हैं फिर उस CPU के अंदर फर्दर ALU पार्ट क्या होता है मशीन साइकिल क्या होता है देन प्रोसेसर के बारे में अगेन फर्दर कैसे कैसे यूज़ होता है इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं क्या इसकी पार्ट होती हैं बिट के बारे में देखेंगे कि बिट और सीरीज किस तरीके से होती हैं एंड एक्सप्लेन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर इन एंड आउट टू द मेमोरी कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन है वो किसी भी मेमोरी में इन या आउट कैसे हो रहे होते हैं डिफरेंशिएट अमंग द वेरियस टाइप ऑफ द मेमोरी देखेंगे देन डिफरेंट स्लॉट्स डिफरेंट अडॉप्टर्स देखेंगे then we will discuss about the different ports and the connectors then different type of the buses and the purpose of the supply and the describe how it's keep the cool how many system cooling system we have in our computers इनको discuss करेंगे and we will talk about the understand how to clean and the system unit and the computer mobile devices so इसको start करते हैं सबसे पहले we will talk about the system unit system unit actually is a case that contains the electronic components of a computer used to process the data हमारे इस तरह का जो एक केस होता है जिसके अंदर हमारे तमाम कंपोनेंट लगे होते हैं दैट कॉल्ड द सिस्टम यूनिट और सेम इस तरह इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लैपटॉप तो लैपटॉप की जो डिस्प्ले स्क्रीन के अलावा जो इसका लोअर पार्ट है इस लोअर पार्ट के अंदर हमारे तमाम कंपोनेंट इंस्टॉल्ड होते हैं हार्डवेयर लगे होते हैं दैट कॉल्ड द सिस्टम यूनिट सो यू कैन रिव्यू द सिस्टम यूनिट कोई भी ऐसी बॉडी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंटेन करती है दैट कॉल्ड द सिस्टम यूनिट फाइन फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोबाइल्स तो हमारे मोबाइल्स की जो ओवरऑल केसिंग है इसकी दैट वुड बी कॉल्ड द सिस्टम यूनिट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड द सिस्टम यूनिट क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास ड्राइव बेस होती हैं ड्राइव बेस अगर आपको याद है कि आपने अगर अपना ये CPU ओपन करके देखा हो तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स बनी होती हैं स्लॉट्स इन अ वे इनसाइड एक आयरन की बकेट लगी होती है जिसके अंदर आप अपनी डिफरेंट 1 2 3 डिफरेंट जो है आप अपनी हार्ड ड्राइव्स को लगा सकते हैं और अगर मैं फ्रंट पे दिखाऊं तो फ्रंट पे ये इस तरीके से होती है टॉप पे यहाँ पे आपका CD रोम लगा होता है बट यहाँ पे ब्लैक कलर के आपके पास डोर्स लगे हुए हैं ये डोर्स एक्चुअली ओपन होते हैं और इसके बैक के ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर लगा होता है इनको बोलते हैं ड्राइव बेस आप मल्टीपल ड्राइव्स अगर सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ड्राइव लगी हुई है in case in future if you want to enhance the capability and the capacity of your system you can install the new hardware you can install the new drives you can install the new hard drives in through these bays पावर सप्लाईज हैं पावर सप्लाईज ये सबसे टॉप पे होती है जो हमारे सिस्टम की पावर को कंट्रोल कर रही होती है पावर को क्यों कंट्रोल करती है बिकॉज नॉर्मली हमारे जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स या हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 220 वॉट्स की है बट if I'm talking about the motherboards या if I'm talking about the processor or some other components ये बहुत टीनी components होते हैं टीनी इलेक्ट्रॉनिक component होते हैं अगर इनको आप 220 वोल्ट डायरेक्टली देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो 220 वोल्ट्स को
फर्दर हर कंपोनेंट को क्या क्या सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, वी पावर सप्लाई इसका का काम डन करती है। आपके लैपटॉप में भी ये लगी होती है। साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड एक्चुअली एक इस तरह का, एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अभी ट्रेडिशनल आपको तो नजर नहीं आते बिकॉज वी ऑल ऑफ you are using the laptop, but if I'm talking about the desktop system तो वहाँ पे हमारे पास यूज होता था साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एक्चुअली आपको यहाँ पे पोर्ट्स नजर आ रही हैं आपके सिस्टम के अंदर, इनपुट ऑडियो वीडियो और डिफरेंट चैनल्स की जो कम्युनिकेशन है उनको इनेबल करने के लिए एक अलग से साउंड कार्ड लगाया जाता था, बट अब आजकल के सिस्टम्स में ये ऑलरेडी बिल्ट इन आते हैं। वीडियो कार्ड भी है। अगर आपको आइडिया हो, जो गेमिंग सिस्टम है, जो अच्छे वाले सिस्टम जब हम गेमिंग पर्पज के लिए बनवाते हैं या ग्राफिक पर्पज के लिए बनवाते हैं तो वो हमारे इन सिस्टम पे रेगुलर लैपटॉप के ऊपर वो गेम्स नहीं चल पाती बिकॉज उनका ग्राफिक बहुत हैवी होते हैं। उन हैवी सॉफ्टवेयर को, उन हैवी ग्राफिक को सपोर्ट करने के लिए फिर हम अपने सिस्टम के अंदर वीडियो कार्ड्स भी लगवाते हैं जस्ट टू एनहांस द वीडियो कैपेबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम, ग्राफिक इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोसेसर हम वो बता रहे हैं कि हमारे इस सिस्टम यूनिट के अंदर प्रोसेसर भी लगा होता है और देन मेमोरी मीन्स रैम भी इसी के अंदर लगी होती है हमारे पास। Then in system unit we have the motherboard as well. Motherboard actually आपके पास एक फुल फ्लेज बोर्ड है जिसके ऊपर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जिनकी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर, तो उस प्रोसेसर को यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर माउंट किया जाता है, लगाया जाता है, रैम्स को लगाया जाता है, डिफरेंट स्लॉट, डिफरेंट अडॉप्टर्स जहाँ पे अवेलेबल्स हैं, एवरीथिंग वुड बी अरेंज इन स्लॉट्स थ्रू द योर मदरबोर्ड्स। तो ये मदरबोर्ड्स के ऊपर आपकी तमाम तर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जितनी पोर्ट्स हैं वो भी मदरबोर्ड्स के ऊपर अवेलेबल होती हैं। और ये आपके पास डिफरेंट अडाप्टर्स नज़र आ रहे होंगे। इन फ्यूचर आपको अगर कुछ कार्ड्स लगवाने हैं, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड्स है, तो वो आपके स्लॉट्स के अंदर आके लग जाते हैं। यहाँ पे आपके पास रैम की मॉड्यूल्स के लिए नज़र आ रही हैं स्लॉट्स, आगे हम पिक्चर्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी लग रहे हैं। कंप्यूटर चिप कंटेन्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, तो साथ आपको एक कंप्यूटर चिप की भी बता रहे हैं, जो सिंपल छोटी छोटी आपको चिप्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं मदरबोर्ड्स के ऊपर। इट मीन्स ये आपके पास मल्टीपल इनके अंदर सर्किट डिज़ाइन किए गए होते हैं और जो कि सब कुछ माउंट किया गया होता है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। Then holy solely if we talk about the processor, then processor means central processing unit भी इसको बोलते हैं, CPU बोलते हैं, बट प्रीवियस नॉलेज को अगर आप ब्रश अप करें तो बहुत पहले हम सिस्टम के इसको, वो लोहे वाले डिब्बे को जिसमें तमाम चीज़ें लगी होती हैं, हम उसको CPU बोलते थे, बट नहीं, हमने एक्चुअली CPU बोलने अपने प्रोसेसर को CPU बोलने, और इंटरेस्टेड इंटरप्ट्स एंड द कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पता नहीं किसने याद कर लिया। एनीवे, प्रोसेसर इंटरप्ट्स एंड द कैरीज द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। आपका प्रोसेसर जितनी बेसिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन द प्रोसेसर। आवर प्रोसेसर कंटेन्स two parts, the control unit and the arithmetic logic unit, ALU and the control unit, CU and ALU। फर्दर इसके अंदर दो पार्ट हैं, जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तक आपने इसको ये याद रखने हैं। और फिर हमारे पास प्रोसेसर के अंदर आपको याद है पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा था मल्टी कोर प्रोसेसर, एक से ज्यादा कोर्स होती हैं। हम लोगों ने कहा था एक कमिश्नर्स के साथ हम लोगों ने डिफरेंट असिस्टेंट कमिश्नर्स असाइन कर दिए हैं जस्ट टू डिवाइड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द टास्क। द सेम वे हमारे सिंगल प्रोसेसर के अंदर हमने डिफरेंट कोर्स बना दिए। उन डिफरेंट कोर्स की एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास डुअल कोर प्रोसेसर है जिसके अंदर एक प्रोसेसर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक टाइम पे एक पार्ट काम करता था, फिर दूसरा पार्ट अगर कोई और इंस्ट्रक्शंस आती हैं then we engage the other part as well। then we with the passage of time we invent and we receive in the market a new type that called the quad core processor जिसके अंदर चार इसकी कोर्स बन गई। तो इस तरीके से हमारे पास कोर्स होती हैं इसके अंदर। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से अभी आपको मैं बता देता हूँ ये काम कैसे चल रहा होता है। ऑलरेडी हम इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं, बट इसके इतना डिटेल में हमने नहीं जाना बिकॉज क्लास के अंदर जब मैं लेक्चर्स लूंगा फर्दर डिटेल हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये इस पिक्चर में एक्चुअली वो ये बताना चाह रहा है, थ्रू इनपुट डिवाइसेस आप कोई भी डाटा रिसीव करते हैं। प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट, रॉ मटेरियल थिंग्स और द रॉ अनप्रोसेस्ड थिंग्स कॉल्ड द डाटा। इनपुट डिवाइस आपकी वो कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, कुछ भी हो सकता है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपका डाटा रिसीव होता है, दैट वुड बी लोडेड इनटू योर मेमोरी। देन ये मेमोरी जो है ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू भी डाटा ले सकती है, स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू भी डाटा आपको ले सकती है। मतलब इनसाइड द सिस्टम भी डाटा जो आना है वो मेमोरी में लोड होना है, आउटसाइड द सिस्टम भी अगर कोई डाटा आना है दैट वुड बी लोडेड इनटू द मेमोरी। देन मेमोरी send that data to the processor। as per the previous slide we were talking about the processor contains the two parts, the control unit and arithmetic logic unit, ALU, and the
CU. Then processor divide these instruction into these two parts. Mainly ये दो units होते हैं. Now the question is if we have the 4 cores, अगर हमारे प्रोसेसर में 4 cores हैं तो फिर क्या होगा? Yes, in 4 cores, हर core के अंदर फिर ये अपने अपने दो parts होते हैं, control unit and arithmetic unit. Anyway, instruction जब प्रोसेसर के पास जाती हैं, then all the instruction would be divided into two parts, control unit and arithmetic logic unit. These two parts process your data, send it back to the memory, और ये memory पर दोबारा क्या करती है? आउटपुट डिवाइस को दे देती है. आउटपुट डिवाइस वो आपका प्रिंटर हो सकता है, वो आपके डिस्प्ले स्क्रीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो ओवरऑल हमारे सिस्टम के अंदर जो साइकिल है वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होता है. And the control unit is a component of the processor that directs and coordinate most of that operation in the computers. Control unit आपके different operations को coordinate करते हैं और direct करते हैं. और arithmetic logic units क्या करता है? Arithmetic logic unit specifically आपके arithmetic oriented, mathematically oriented, ये comparison oriented जो task होंगे वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाते हैं और बाकी जो टास्क हैं वो के आपके कंट्रोल यूनिट में जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेंडिंग द टू इंस्ट्रक्शन एंड इफ यू आर सेंडिंग अ ट्रू नंबर टू अ कंप्यूटर एंड इफ यू आस्क योर कंप्यूटर टू कंपेयर दीज टू नंबर्स एंड check either which number is the greater and which number is less than a number, तो वो हम आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस चीज़ को काम करेगा. एंड और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके कंट्रोल यूनिट्स का पार्ट होती हैं. Then processor, every instructions a processor repeat a set of the 4 basic operation which comprise of the machine cycle. 4 किस्म के टास्क परफॉर्म करता है जिसको हम कंप्लीट मशीन साइकिल बोलते हैं. आपका प्रोसेसर क्या करता है? किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डीकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और फिर उसको स्टोर करता है. मैं यहाँ से बताता हूँ आपको. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? द कंट्रोल यूनिट फेच द मशीन प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा फ्रॉम द मेमोरी. रैम में जो भी डाटा है, जो भी प्रॉब्लम लोड किया गया उसको फेच करता है. फेच करने के बाद द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द मेन प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन एंड द सेंड द इंस्ट्रक्शंस एंड द डाटा टू द ALU. वो कहते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करते हैं और फिर ALU को भेज देते हैं. ALU के अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट भी होता है, ALU भी होता है. ALU परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ द डाटा. जब ये अब यहाँ पे मेन मेमोरी से फेच होकर ये प्रोसेसर में आ गया, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है एंड देन फोर्थ स्टेप द रिजल्ट ऑफ द मैथ प्रॉब्लम स्टोर्ड इन द मेमोरी. स्टोर्ड से मुराद ये था हमारे पास दोबारा वो मेमोरी को भेज देता है. मैं जल्दी से इसका अगर क्रक्स बताऊँ, प्रोसेसर आपका डाटा फेच करता है, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उसको डीकोड करता है. डीकोड करने के बाद अपने यहाँ वो डिवाइड करता है दैट आइदर दिस पार्ट वुड बी दिस पार्ट विल गो टू द कंट्रोल यूनिट और टू द ALU. फिर इनको जो भी वो पार्ट है वो उसको कंप्लीट करने के बाद इस इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करता है मेमोरी के अंदर. मेमोरी पर हमें फौरन दिखा देती है जी. दैट कंप्लीट साइकिल कॉल्ड द मशीन साइकिल. अच्छा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया. यस, मोस्ट कंकरेंट पर्सनल कंप्यूटर सपोर्ट द पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट क्या है? पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आपका अभी हम लोगों ने 4 स्टेप देखे. हम लोगों ने कहा फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और सेंड कर देता है टू द मेमोरी, जिसको हम सो कॉल्ड द स्टोर कह रहे हैं. तो मशीन साइकिल, एक कंप्लीट मशीन साइकिल अभी हम लोगों ने देखा यही था. तो पाइपलाइनिंग क्या है? विदाउट पाइपलाइनिंग ये है. फॉर एग्जाम्पल विदाउट पाइपलाइनिंग ये है कि एक इंस्ट्रक्शन उसने फेच की, फेच करने के बाद वो डिकोड कर रहा है. जब वो डिकोड कर रहा है तो आपके पास एग्जीक्यूशन, स्टोरिंग और फेच का पार्ट फ्री बैठा हुआ है. When execution part is executing, then 3 part again sitting the idle, fetch, decode और the store. तो वो कहता है ये without pipelining concept था. Pipelining concept अब क्या कहता है? Pipelining concept ये कहता है कि instruction 1 थी, वो fetch हुई, decode हुई. जैसे वो decode वाले portion पे गई तो instruction 2 जो है वो fetch होना start हो गई. जैसे ये fetch होना start हुई तो instruction 1 decode से execution part में चली गई, instruction 2 जो है fetch से decoding part में चली गई. सेम इसी तरह जब ये एग्जीक्यूशन से स्टोर पार्ट में गई तो इंस्ट्रक्शन 2 डीकोड से एग्जीक्यूशन पार्ट में आएगी. बट जैसे ये फेच से डीकोड में गई थी या डीकोड से एग्जीक्यूशन पार्ट में गई थी तो आपके प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन 3 को फेच करना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज सेम टाइम पे इफ वी हैव द 4 प्रोसेस और इफ वी हैव द 4 स्टेजेस, तो एक टाइम पे एक स्टेज कोई काम कर रही होगी, 3 स्टेज हमारे पास फ्री बैठी होती है. तो प्रोसेसर कहता है पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मैं एक काम जब फेच कर लेता हूँ तो फेच करने के बाद जब कोई इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के अंदर चली जाती है तो मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना स्टार्ट कर देता हूँ. फिर जब ये डिकोडिंग से एग्जीक्यूशन में चली जाती है तो ये इंस्ट्रक्शन 2 फेच से डिकोडिंग में आ चुकी होगी और इंस्ट्रक्शन 3 को मैं फिर फेच करना स्टार्ट कर देता हूँ. तो दैट कोड कॉल्ड द पाइपलाइनिंग.
प्रोसेसर बिगिंस फेचिंग सेकंड इंस्ट्रक्शन बिफोर इट कंप्लीट्स द मशीन साइकिल फॉर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। वो कहता है पाइपलाइनिंग से मुराद ये भी है कि इंस्ट्रक्शन वन अभी अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करती, फेच से स्टोर तक अभी नहीं पहुंचती कि इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। मीनवाइल इंस्ट्रक्शन 2 अभी एग्जीक्यूट हो रही होती है कि इंस्ट्रक्शन 3 भी साथ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड द पाइपलाइनिंग। The processor contains a register that temporarily hold data and the instruction. In the very start introductory lectures में भी हम लोगों ने कहा था रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, कौन सा टास्क कहाँ से आया, किस टाइम पे मेमोरी में गया। यहाँ पे बैक स्लाइड्स पे हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ना जी। तो एक्चुअली हमारे पास रजिस्टर्स ही हमें सपोर्ट दे रहे होते हैं, वो हमें बताते हैं कि इस वक्त फेच का पार्ट फ्री बैठा है, डी कोड का पार्ट फ्री बैठा है, या फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, दीज टू पार्ट आर द सिटिंग आइडल्स, तो जो इंस्ट्रक्शन 2 है उसको हम फेच कर लेना चाहिए। और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी हमारे दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द रजिस्टर्स, कौन सी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई थी, किस पार्ट से आई थी, किस हार्डवेयर से आई थी, मैंने किस आउटपुट डिवाइस के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस भेजनी है, कौन सा प्रोसेसर कितनी देर एग्जीक्यूट होगा, ऑल दीज इंफॉर्मेशन वुड बी रिकॉर्डेड इन योर रजिस्टर्स। द सिस्टम क्लॉक क्या कहते हैं? सिस्टम क्लॉक कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ ऑल कंप्यूटर्स ऑपरेशन। सिस्टम क्लॉक भी इसको कहते हैं और इसको सिस्टम टिक भी बोलते हैं। एक्चुअली ये आपके किसी भी ऑपरेशंस की टाइमिंग को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है या कंट्रोल करता है। अगेन इन इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अगर आपका कोई एक टास्क है जो कि 6 मिनट का, फॉर एग्जांपल 3 मिनट का एक सॉन्ग है, या कोई एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसको 6 मिनट चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो आपका सिस्टम 6 मिनट कंसेक्टिव उस ऑपरेशंस को या उस प्रोसेस को टाइम देना स्टार्ट नहीं कर देता, बल्कि उस पार्ट को 6 मिनट वाले पार्ट को नैनो सेकंड्स में एग्जीक्यूट कर रहा होता है। नैनो सेकंड मीन्स एक सेकंड्स के लिए, वो नैनो सेकंड्स के लिए उस पार्ट की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, देन वो फोकस करना शुरू कर देगा बाकी टास्क पे, फिर दोबारा वापस आएगा, सो एंड सो फोर्थ। ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। तो किस सिस्टम को, किस प्रोसेस को, किस इंस्ट्रक्शंस को कितना टाइम देना है, वो जो टाइम है वो एक्चुअली सिस्टम क्लॉक कहलाता है। The pace of the system clock is called the clock speed and is measured in the gigahertz. gigahertz में इसको measure किया जाता है। आपने देखा होगा आपके जो प्रोसेसर होते हैं वो 2.3 गीगाहर्ट्ज के हैं, 4.5 गीगाहर्ट्ज के हैं, तो एक तो वो भी गीगाहर्ट्ज है, दूसरा आपके जो सिस्टम के अंदर जो क्लॉक स्पीड है दैट वुड बी मेजर्ड इन द गीगाहर्ट्ज। Again, don't be confused, please. If you people have any question, if you people have any sort of query, definitely we will discuss in a detail in our class. So, the leading manufacturers of the personal computers, processor chips are the Intel and AMD. ये just आपको ये 3 lines इस तरीके से लिखी हुई हैं, 4 to 5 lines. You just have to read these lines and just remember that in market the famous companies for the processor as a manufacturers are the Intel and AMD. I'm not talking about this chart, ये आपके irrelevant है, आपने इसको just for the your knowledge अगर आपने देखना है तो आप इसको पढ़ लें, अदरवाइज वो ये कह रहे हैं जिन प्रोसेसर्स की हम बात कर रहे हैं उन प्रोसेसर की जो लीडिंग कंपनीज हैं, these are the Intel and AMD. Determine how you plan to use a new computer before selecting a processor. ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। This slide is just for your knowledge. ये आपके किसी क्विज या असाइनमेंट में नहीं आएगा, बट आप इसको ये देख सकते हैं that you have the different sort of the processor, different capacity of the processor, और वो प्रोसेसर क्यों डिफरेंट है वो यहाँ पे उनकी डिटेल्स लिखी हुई है, यूजेज लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द Phantom 2 प्रोसेसर, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा Phantom 2 प्रोसेसर आपके पास कहाँ यूज होते हैं। या इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू आर वर्किंग इन सम इंडस्ट्री और सम इन अदर लीडिंग कंपनी और वहाँ पे आपके पास कोई खास किस्म की कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो यू विल बी फेमिलियर कि अच्छा जी लैटिनियम, एक्सन, ऑपरेटन, ट्यूरियन, कौन सा प्रोसेसर, एटम्स, सेलेरॉन, कोर i5, कोर i7, ये जितने प्रोसेसर हैं आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आप इसको पढ़ लें, अदरवाइज आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। A processor chip generate the heat that could cause a chip to burn up. Definitely एक प्रोसेसर के अंदर बार बार इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की वजह से बहुत टिनी सर्किट्स उसके अंदर होते हैं और टिनी सर्किट हीट अप हो जाते हैं। तो उस सर्किट को, उस कंप्लीट प्रोसेसर को हमें कूल रखना है, अदरवाइज वो बर्न अप हो जाएगा। और कूल रखने के लिए रिक्वायर्ड एडिशनल कूलिंग सिस्टम। हमारे पास 2 तरह के कूलिंग सिस्टम है, हीट सिंक है और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। हीट सिंक मीन आपके पुराने ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के अंदर अगर आपने देखा हो सीपीयूज के अंदर तो एक बड़ा सा फैन लगा होता है जिसके अंदर आवाज़ आ रही है, और आपने ये भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब आपके सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड आता है तो आपके फैन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, आपको आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली वो आपके प्रोसेसर को कूल डाउन कर रहा होता है।
बट नाउ हीट सिंक ऑब्सलीट हो चुके हैं. नाउ वी हैव द लिक्विड कूलिंग सिस्टम. लिक्विड कूलिंग सिस्टम एक्चुअली आपके प्रोसेसर के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक लिक्विड होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है जस्ट टू स्टे कूल योर प्रोसेसर. पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग यूज द मल्टीपल प्रोसेसर सिमल्टेनियसली टू एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम और टास्क. Last time we were talking about the supercomputers, we were talking about the mainframe computers. Actually we were talking about the supercomputers. We said supercomputers में हमारे पास एक बहुत bulk size का एक task होता है, operations होता है. We want to execute the set task, but our computer or our single processor don't have a capacity to execute the set task. So what we have to do, we have to install the multiple processor. Central प्रोसेसर, कंट्रोल प्रोसेसर, एक इनके ऊपर कंट्रोल प्रोसेसर होता है. वी हैव द मल्टीपल प्रोसेसर विद द मल्टीपल रैम्स ऑप्शंस, जिसकी एग्जांपल सुपर कंप्यूटर थी, फॉर सिंगल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहे होते हैं. दैट कॉल्ड द पैरेलल प्रोसेसिंग. डेटा रिप्रेजेंटेशन. इन कंप्यूटर्स वी रिप्रेजेंट आवर डाटा इन टू वे, एनालॉग एंड डिजिटल. एक्चुअली डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इन आर अक्रॉस द ग्लोब, इन आर होल वर्ल्ड, हमारा जो डाटा है वो दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एनालॉग सिग्नल्स एंड द डिजिटल सिग्नल्स. एनालॉग सिग्नल्स के आपको मैं एग्जांपल अगर बताऊं तो आपको याद है, मैं लेट मी ऑन माय पेन, आपको ज़्यादा इजी समझ लग जाएगी. एनालॉग सिग्नल जिसने मैट्रिक किया हुआ है आपको आईडी, ओह सॉरी, लेट मी ऑन माय इरेजर. अबे कहाँ गया. यहाँ पे मेरे पास रेजर का ऑप्शन आता था. एनीवे नहीं आ रहा, बाद में देख लेंगे. एनालॉग सिग्नल्स डाटा कोई भी रिप्रेजेंट करना हो तो आपके पास मैट्रिक में आपने देखा होगा, एफएससी में, ए लेवल, ओ लेवल में देखा होगा, आपके पास किसी भी कम्युनिकेशन सिग्नल कुछ इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते थे. और यहाँ पे हमारे पास इस लाइन के ऊपर कुछ वैल्यूज होती थी, 0 1 2 4 5, एंड दीज कॉल्ड द अपर वैल्यू, दीज कॉल्ड द नेगेटिव वैल्यूज. तो डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए एनालॉग सिग्नल होते हैं. दिस इज द टाइप ऑफ द एनालॉग सिग्नल्स. And the other type is digital signal. Digital signal has a two state, one on and off. In our computers, we actually deal with the digital signal. We are not dealing with the analog signal. Most computers are the digital. Yes, we agree. The binary system use the two unique digital. ये जो हम सिस्टम के अंदर अपने कंप्यूटर्स के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि आपका कंप्यूटर जो है, रीसेट कर दें इसको, ये अबे रीसेट कर दें, बस कर दें. अच्छा, यहाँ पे रेजर मेरे पास आएगा. स्क्रीन एनी, नो, मुझे पेन नहीं चाहिए, बस अबे बस कर ले. एनीवे ये नहीं जा रहा. सो हमारे पास डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल. बट इन कंप्यूटर वी डील विद द डिजिटल सिग्नल. बाइनरी सिस्टम एक्चुअली का मतलब ये होता है कि बाइनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, ये दो डिजिट होती हैं, 0 एंड 1. 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन ऑन. सो दैट्स व्हाई वी सेड हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिस्टम पे काम करता है. बिट एंड बाइट्स इसकी एग्जांपल है. बिट एंड बाइट्स को हम लोग देख लेते हैं. बिट और बाइट क्या होता है? एक्चुअली मेरे पास ये जो ऑन एंड ऑफ कोई भी स्टेट है, या वो 0 हो सकता है, फिर वो 1 हो सकती है, इसको हम बिट बोलते हैं. कंप्यूटर सर्किट रिप्रेजेंट 0 और 1 इलेक्ट्रॉनिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ज़्यादा डिटेल में अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. अभी जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हद तक आपने ये माइंड में रखना है दैट योर कंप्यूटर वर्क ऑन अ डिजिटल सिस्टम, और आपका सिस्टम डिजिटल सिस्टम के अंदर आपके पास बाइनरी सिस्टम है कंप्यूटर के लिए, और उसके अंदर एक स्टेट होती है 0 और 1. इस स्टेट को हम बिट बोलते हैं. 8 बिट ग्रुप टुगेदर एज अ यूनिट कॉल्ड अ बाइट. अब अगेन इट्स एन अनदर डिबेट जी, हम तो किसी और फॉर एग्जांपल किसी और डोमेन से हैं, किसी और डिग्री से हैं. then we are talking about the bit and byte. This is the basic knowledge, और ये आपका कोर्स का पार्ट भी है. you have to understand and you have to learn all these things. तो वो कह रहा है 0 और 1 कोई जो एक स्टेट है हमारे पास, उसको हम एक बिट बोलते हैं. और अगर हम 8 बिट को ग्रुप करें, दैट कॉल्ड अ बाइट. अ बाइट रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर. तो इन सिंपल वर्ड्स आपके कंप्यूटर के अंदर जो सिंगल करेक्टर है वो एक बाइट होता है. इन सिंपल वर्ड्स उसके अंदर 8 बिट शामिल होती हैं. मैं आपको पहले नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊँ, आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा. ये देखें, अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर 1 लिखना है तो आपके कंप्यूटर को 1 का आइडिया नहीं है. आपके कंप्यूटर के लिए एक करेक्टर है
और इस करेक्टर के लिए हम लोगों ने कहा था एक सिंगल करेक्टर इज अ कंसिस्टेड ऑफ द 8 बिट्स। हम लोगों ने कहा 0 या 1 ये एक बिट होती है, तो ये आप यहाँ पे काउंट करें, ये 8 बिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनती है। अब ये एक कंप्लीट बाइट है, ठीक है। और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द मोस्ट, ये जो आपको टेबल सामने नजर आ रहा है हम इसको आस्की बोलते हैं, फाइन। अब आपको टेबल याद नहीं रखना, 001100 कुछ भी याद नहीं रखना, नथिंग, यू डोंट हैव टू वरी, गेट वरीड। आपने सिंपल एक चीज याद रखनी है, मैं प्रीवियस स्लाइड पे वापस आता हूँ, हम लोगों ने एक पे वापस आना है कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम कर रहा है। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का मतलब होता है या ऑन या ऑफ होता है, 1 भी एक बिट है, 0 भी एक बिट है, बट हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट चाहिए होती है, 8 बिट चाहिए होती है। और 8 बिट को अगर हम 8 बिट को इन अदर वर्ड्स हम बाइट भी बोलते हैं, सिंपल। अभी आप लोगों ने यही माइंड में रखना है। तो और दूसरा ये कि अगर मुझे कंप्यूटर के अंदर ए लिखना है तो ये उसके लिए ये 8 बिट का कोड है, याद नहीं करना, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो वो ये कहते हैं कि आप, ये हमारा सिस्टम एक्चुअली कन्वर्ट किस तरीके से कर रहा होता है, आई यूजर प्रेस अ कैपिटल लेटर टी, एक वो कैपिटल लेटर टी प्रेस करता है, आपका सिस्टम उसको क्या करता है, इसको स्कैन कोड लेता है। स्कैन कोड से मुराद क्या है कि टी के एक स्कैन कोड होता होगा ना, एक की के बैक के ऊपर एक इसका इमेज जाता होगा, जैसे इमेज जाता है तो कंप्यूटर डोंट नो अबाउट द टी, कंप्यूटर डोंट हैव एनी नॉलेज कि आपने इसे प्रेस क्या किया। ये स्कैन इमेज को, वो जो इस स्पेसिफिक की का इमेज था उसको कन्वर्ट करता है इनटू आस्की और अ बाइनरी कोड। टी का बाइनरी कोड क्या होता है, 01010100। अगर मैं आपको बैक स्टेज पे लेके आऊं, सॉरी, मैं अगर आपको बैक स्लाइड पे लेके आऊं तो ये आपके पास टी का कोड है 01010100, ठीक है। तो आपका सिस्टम सिर्फ इसी बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है, ये उसको प्रोसेस करता है इस इमेज को, तो इस इमेज को वो, उस इमेज को प्रोसेस करने के बाद उसके बाद ये कोड बनता है। जब ये कोड बनता है देन आपके कंप्यूटर को आइडिया होता है, ओ अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लेटर टी। अब टी उसके पास एक करेक्टर है, कोई शेप नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके वो इस कोड के अगेंस्ट जो भी करेक्टर है वो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता है, प्रिंट कर देता है, और हमें लगता है हमने टी प्रेस किया था, कंप्यूटर को पता चल गया था मैंने टी प्रेस किया। एक्चुअली उसका प्रोसेस ही चल रहा होता है। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर द इंस्ट्रक्शन वेटिंग टू बी, यस, हम लोगों ने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, रैम के बारे में। तो वो कह रहा है कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है वो क्या, वो आपके मेमोरी में आके वेट करती है और वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए आती है। तो ऑपरेट इस मेमोरी के अंदर हम लोगों ने कहा था डिफरेंट मेरे पास पार्ट है। एक तो पार्ट हम लोगों ने 20% फॉर जस्ट फॉर दिस ऑन दिस स्टेज फॉर आवर नॉलेज पर्पज वी सेड हमारे रैम का 20% तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बुक्ड होता है। हमारे विंडोज की जो फाइल्स हैं, जो एंटीवायरस की फाइल है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो फाइल है वो रैम में आती है, बिकॉज हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी ये था जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होनी है वो पहले रैम में आनी है। रैम में इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी लोड होते हैं, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, सिस्टम की एग्जीक्यूशन के लिए कुछ और चीज़ें हैं, एंड द डाटा बीइंग प्रोसेस एंड द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन, और भी कोई जो डाटा जो प्रोसेस होकर आ गया है या अभी प्रोसेस होना है, ये तमाम तरह की चीज़ें आपके मेमोरी में पड़ी होती है जिसको हम रैम बोलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक असाइनमेंट भी की थी और उस असाइनमेंट का एक्चुअली सोल्यूशन ये है, वी वर टॉकिंग अबाउट द पावर यूनिट्स। सो दीज आर द पावर यूनिट्स। मेमोरी साइज इज मेजर्ड इन, आपकी जो मेमोरी है रैम है इसको मेजर किया जाता है केबी में, इसको केबी बोलते हैं, केबी बोलते हैं, एमबीज, जीबीज, गीगाबाइट, मेगाबाइट्स और टेराबाइट्स। अगेन यू डोंट हैव टू नीड टू लर्न दिस टेबल, आपने इसको याद नहीं करना, जस्ट फॉर योर नॉलेज आप ये याद कर सकते हैं कि 1 जीबी के अंदर फॉर एग्जांपल कितनी बाइट, खैर इतना तो कोई भी जीनियस नहीं हुआ, हमें इतना अर्सा हो गया कंप्यूटर साइंस में, आज तक हम लोगों ने इस टेबल को नहीं याद किया। सो यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव द डिफरेंट यूनिट्स to measure your memory that called the KB, MB, GB and the terabytes. In memory, we have the two type of the memory, volatile memory and the non-volatile memory. Volatile memory हमारे पास वो होती है, अभी हम इस स्लाइड में सिर्फ memories को डिस्कस करेंगे। Volatile memory means loses its content when the power is turned off. Example includes RAM. ऐसी मेमोरी जिसको आप अगर पावर शट डाउन करते हैं तो उसमें जो भी डाटा पड़ा होता है वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसकी एग्जांपल है रैम।
रैम की मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ? फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर कोई मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, एमएस वर्ड भी यूज कर रहे हैं, ब्राउजर भी यूज कर रहे हैं, यू आर डूइंग द मल्टीपल टास्क, बट ये भी हमें आइडिया है कि वो जितने भी टास्क हैं डेफिनेटली वो कहाँ पे लोड हुए होंगे, हमारी मेमोरी में पहले लोड हुए होंगे, रैम में लोड हुए होंगे। बट वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द वोलाटाइल मेमोरी, बिकॉज जैसे आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं, आप सिस्टम को दोबारा ऑन करेंगे तो आपको वो सॉन्ग नहीं चल रहा होगा, आपका वो ब्राउजर उसी तरह ओपन नहीं होगा, आपका सॉफ्टवेयर उसी तरह रन नहीं हो रहा होगा, बिकॉज वोलेटाइल मेमोरी की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे आप अपने सिस्टम की पावर शट डाउन करते हैं, उसमें जो चीज़ लोड हुई होती है वो डिलीट हो जाती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरीज होती हैं टू नॉट लूज द कंटेंट व्हेन पावर इज रिमूव्ड, इवन आप इसको पावर ऑफ कर दें तो आपका जो कंटेंट है वो रिमूव नहीं होता। इसकी एग्जांपल है आपकी रैम, मेमोरी, सीमोस, ये तो एम ही चवले मार है। इसकी असल एग्जांपल है आपकी हार्ड ड्राइव। आपने देखा होगा आपके हार्ड ड्राइव में जितने फोल्डर्स पड़े हैं, जितनी फाइल्स पड़ी हैं, हार्ड ड्राइव इज अ टाइप ऑफ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिकॉज व्हेन आई टर्न्ड ऑफ माय कंप्यूटर्स, मेरी सिस्टम के अंदर जो फाइल फोल्डर है वो गायब नहीं हो जाते, डिलीट नहीं हो जाते। On turning on my computer, still I can find, I can receive, and I can use the same files and the folders. That's why we called it a volatile memory. I think 23rd slide तक अभी ये काफ़ी है। In next slides हम इन चीज़ों को further details में देखेंगे। So in case of any question, in case of any query, please feel free to ask me. और इन क्लास के अंदर भी फिर जब हम आएंगे तो इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।